वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का साइकोलॉजी के क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। कल की क्लास में हमने साइकोलॉजी की डिफिनीशन पढ़ी, साइकी, लोगोस, सोल स्टडी, ये सब कुछ हमने जाना। ठीक है, कैसे प्रोसेस में आगे बढ़ा, साइकोलॉजी की डिफिनीशन कैसे वक्त के साथ बदलती गई, ये सब देखा। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी देखी, बिहेवियरिज्म के बारे में थोड़ा सा समझा, साइको एनालिसिस समझा, ह्यूमनिज्म समझा। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक कहलाते हैं। पुरानी पद्धति क्या है, नई पद्धति जॉन डेवी ने दी। ये सब कुछ हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में पढ़ेंगे। निर्माणवाद, संरचनावाद, निर्माणवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सब एक ही नाम है। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बिहेवियरिज्म को ख़त्म करने वाला कोई वाद है तो वो है कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्माणवाद। कंस्ट्रक्टिविज्म और बिहेवियरिज्म ये दोनों आखिर बताने का प्रयास क्या कर रहे हैं, इनका कहना क्या है। तो इनका मेन मुद्दा ये है कि इंसान ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, ये बताने का प्रयास करते हैं। ज्ञान का निर्माण या सीखता कैसे है, इंसान कैसे सीखता है, इसको बताने का प्रयास किया है दोनों वादों ने। तो सीखने की प्रोसेस क्या है, कैसे इंसान सीखता है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो लर्निंग में बिहेवियरिज्म ये कहता है कि लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंजिंग बिहेवियर बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। हिंदी में बिहेवियरिज्म कहता है कि व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ऐसा क्या कौन कहता है? तो बिहेवियरिज्म कहता है व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बिहेवियरिज्म ये कहता है कि सिर्फ व्यवहार में परिवर्तन करना ही सीखना है। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि लोग अपने व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। लोग अपने व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए निर्माणवाद या कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाता है। इंग्लिश में कंस्ट्रक्टिविस्ट का कहना है कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडिविजुअल द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। व्यवहारवाद क्या कहता है? व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म वाले क्या कहते हैं कि लोग अपने व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो इसने बहुत सीमित कर दी परिभाषा को। व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ठीक है, कैसे सीखेंगे वो इसने बताया। कैसे सीखेंगे? लोग अपने व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ये वाली ज़्यादा साइंटिफिक लग रही है। आजकल के स्कूल में भी यही सिस्टम कंस्ट्रक्टिविज्म ही काम करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म इतना बड़ा अपने आप में एक वाद था कि इसने बिहेवियरिज्म को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। बिहेवियरिज्म के आखिरी वैज्ञानिक स्किनर थे। इसके बाद ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया। आज हम कंस्ट्रक्टिविज्म को ध्यान से पढ़ेंगे कि ये आखिर है क्या। तो इसमें 2 वेव आई। जैसे साइकोलॉजी की 3 वेव आई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वैसे ही कंस्ट्रक्टिविज्म की इतना बड़ा वाद था कि इसी के आपस में ही 2 वाद आ गए। 2 वेव आ गए। फर्स्ट वेव पियाजे लेकर आए, सेकेंड वेव वाइगॉत्स्की लेके आए। दोनों का यह मानना था कि लोग अपने व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी था, जो कि आगे चल के बहुत सारी चीज़ों में बदल जाते हैं और 2 वेव बन के निकलते हैं। फिलहाल क्या अंतर है ये हम शॉर्ट में जान लेते हैं। ठीक है, पियाजे ये कहते थे कि किसी को भी लर्निंग में अगर सीखना है तो उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप भी खुद से भी
एक्टिविटी करके ज्ञान का निर्माण कर सकता है, उसको कहते हैं कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। खुद से ज्ञान का निर्माण, इसके लिए किसी की भी और आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई छोटा बच्चा है, उसको एक्टिविटी आप दे दीजिए, कोई खिलौना है मान लीजिए, उसको खेलने के लिए दे दीजिए और वो खुद से जान जाएगा कि इसको कैसे खेलना होता है, क्या करना होता है। अकेले रहकर भी ज्ञान का निर्माण किया जा सकता है, ऐसा पियाजे कहते हैं। वाइगॉत्स्की ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। उनका ये कहना है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब ज्ञान का निर्माण लोगों के साथ सोशल सर्कल में ज़्यादा अच्छे से हो पाता है, ऐसा वाइगॉत्स्की का कहना है। तो पियाजे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लोग अकेले भी सीख सकते हैं। वाइगॉत्स्की कहते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लोग एक दूसरे से की सहायता से, एक दूसरे की सहायता करके ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। यही इन दोनों का मेन डिफरेंस है, जो कि आगे चल के बहुत बड़ा अंतर बन जाता है। और कहीं ना कहीं वाइगॉत्स्की थोड़ा ज़्यादा ठीक महसूस करवाते हैं, उनके थॉट्स ज़्यादा ट्रुथफुल लगते हैं पियाजे की अपेक्षा। लेकिन पियाजे भी बिल्कुल भी कम नहीं है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है साइकोलॉजी की दुनिया में। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म के और भी नाम हैं, जैसे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, पर्सनल कंस्ट्रक्टिविज्म, इंडिविजुअल। इन सभी का मतलब वही है कि अकेले भी ज्ञान का निर्माण हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आज हम ईयर वाइज साइकोलॉजी कैसे आगे चरणबद्ध तरीके से बढ़ती है, इसके बारे में कुछ पॉइंट में चीज़ें रट लेंगे। रटना ही कहूँगी मैं, इसलिए क्योंकि ये एकदम पॉइंट में एग्ज़ाम में आ जाते हैं। आपको सन याद करना है और साइकोलॉजिस्ट का नाम याद करना है और उसका साइकोलॉजी में क्या योगदान था वो आपको पूरी तरीके से रट लेना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे 1879 में विलियम वुंड नामक साइकोलॉजिस्ट ने पहली लेबोरेटरी बनाई। कहाँ बनाई? जर्मनी में। इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, पहली लेबोरेटरी बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने लेबोरेटरी बना दी, इसके पहले तक साइकोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में बिल्कुल नहीं जाना जाता था। लेकिन जैसे इन्होंने लेबोरेटरी बना दी, साइकोलॉजी अब एक विशेष सब्जेक्ट के रूप में सामने आया। तो इतना बड़ा योगदान है इनका, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है 1890 में विलियम जेम्स नामक साइकोलॉजिस्ट ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, किताब लिखी। ये पहली साइकोलॉजी पे लिखी हुई किताब थी और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो यूएसए के थे। इसको भी आप रट लेंगे हूबहू इसी तरीके से। तीसरा पॉइंट देखते हैं, सन 1900 में फ्रायड ने साइको एनालिसिस नाम की एक नई शाखा की शुरुआत की थी। ये हम कल की क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो इसको आप रट लीजिए। 1904 में पावलोव को फर्स्ट नोबेल प्राइज़ फॉर साइकोलॉजी मिलता है। इसके पहले तक नोबेल प्राइज़ साइकोलॉजी की दुनिया में किसी को भी नहीं दिया गया था। असल बात तो ये है कि साइकोलॉजी के नाम पे पावलोव को भी नहीं दिया गया था, क्योंकि साइकोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता ही नहीं है, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था। लेकिन ये साइकोलॉजी से रिलेटेड पहला नोबेल प्राइज़ था, इसलिए इसको भी आप रट लीजिए। इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने एक बहुत बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते को लेकर, कुत्ते और घंटी से रिलेटेड। इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे की क्लासेस में। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट का निर्माण किया था बिनेट ने। बिनेट ने क्या बनाया? फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट, जिससे IQ पता चलती है किसी की भी। तो पहला टेस्ट बनाया बिनेट ने 1905 में। उसके बाद 1920 में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आई, इसको भी आप हूबहू रट लीजिए। और 1924 में JB वॉटसन ने फर्स्ट बुक ऑन बिहेवियरिज्म लिखी। ठीक है, बिहेवियरिज्म के ऊपर पहली किताब लिखी। किसने लिखी?
जेबी वाटसन ने, और बिहेवियरिज्म की स्टार्टिंग भी जेबी वाटसन ने ही की थी। ये भी हम कल देख चुके हैं। कब लिखा? 1924 में। तो ये कुछ पॉइंट है, इनको आप हूबहू बिना किसी क्वेश्चन के रट लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम से इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न बन जाते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं और कल एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे टेट और सीटेट और टीचिंग बेस्ड सारे एग्ज़ाम को की साइकोलॉजी को, पेडागॉजी को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ पढ़ते रहिए।